तो सत्ता का सेमीफाइनल लगातार जारी है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे किस तरीके के हैं, रुझान क्या कुछ कह रहा है, पल पल की अपडेट न्यूज नेशन लगातार आप तक पहुंचा रहा है। और जो इस वक्त के रुझान हैं उस पर एक बार नजर फिर डालते हैं। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करते हैं। 114 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 106 पर कांग्रेस। पल पल यह आंकड़ा बदल रहा है। अन्य 10 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। कुल 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, जहां जादुई आंकड़ा 116 का है। और मध्य प्रदेश के बाद अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीट हैं, लेकिन मतदान 199 सीटों के लिए हुआ। और 199 सीटों में कांग्रेस 102 सीट पर बढ़त बनाए हुए है, बीजेपी 73 सीट पर है। काफी अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच का। हालांकि ये अंतर अब से कुछ देर पहले तक ना के बराबर था, जबकि अन्य 24 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में लंबे समय बाद इस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं। रुझानों के मुताबिक 90 सीटों में से कांग्रेस 63 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बीजेपी सिर्फ 19 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है। वहीं जेसीसी प्लस जो गठबंधन है वो 6 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और अन्य के खाते में 2 सीटें नजर आ रही हैं। बात अगर तेलंगाना की करें तो 119 सीटों पर चुनाव हुआ है, जिसमें से टीआरएस 86 सीटें, आधे से भी कहीं ज्यादा 86 सीटों पर टीआरएस बढ़त बनाए हुए और कांग्रेस सिमट गई है सिर्फ 21 सीटों पर। बीजेपी को नुकसान हुआ है, सिर्फ 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है बीजेपी और अन्य के खाते में सिर्फ 10 सीटें नजर आ रही है। यकीनन टीआरएस की एक बड़ी जीत नजर आ रही है पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले भी कहीं ज्यादा। जबकि मिजोरम की अगर बात करें तो एमएनएफ को 24 सीटें मिलती दिख रही हैं, 40 सीटों में से कांग्रेस को 6। बीजेपी का खाता खुल रहा है मिजोरम में 1 सीट के साथ, जबकि अन्य के खाते में 9 सीट नजर आती हैं। तो ये 5 राज्यों के रुझान हैं अब तक के, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से तस्वीर बदल रही है। और अगर मोटे तौर पर समझने की कोशिश करें तो मिजोरम में कांग्रेस को जहां नुकसान हुआ है, वहीं छत्तीसगढ़ में लंबे समय के बाद सत्ता में कांग्रेस की वापसी हो रही है। राजस्थान में भी लगभग स्थिति साफ अगर मानी जाए तो कांग्रेस 5 साल के बाद सत्ता में आ रही है। हालांकि मध्य प्रदेश का मुकाबला काफी कठिन है। बीजेपी 115 सीटों पर आगे पहुंच चुकी है, जबकि कांग्रेस 105 सीटों पर सिमटी हुई है। बीजेपी को बहुमत के लिए जरूरी आंकड़े से सिर्फ 1 सीट ज्यादा की दरकार है, जबकि कांग्रेस का संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि आज सुबह से ही जिस तरीके के रुझान आ रहे थे उसमें कांग्रेस लगातार बढ़त बनाए हुए थी, लेकिन अब मध्य प्रदेश के रुझान बता रहे हैं कि बीजेपी का पलड़ा भारी है। बीजेपी प्रवक्ता लगातार इस बात का दावा भी कर रहे थे कि जैसे जैसे काउंटिंग ज्यादा होगी स्थितियां उनके पक्ष में नजर आएंगी। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष खांडेकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय जी भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल जी भी, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गोपाल नारायण जी। गोपाल जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, देखिए राजस्थान के लिए तो आप खुलकर कह रहे हैं कि वसुंधरा राजे से लोगों की, कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी, जिसकी झलक देखने को मिल रही है। बाकी राज्यों में भी जिस तरीके के रुझान हैं, परिणाम हैं, क्या कुछ सबक लेने की जरूरत है बीजेपी को? देखिए, सबक तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर एक चुनाव से लेती, चाहे जीतती भी हारती हो, लेकिन सबक लेती है और अपने में सुधार भी करती है। लेकिन ये बहुत बड़ा निराशाजनक स्थिति हमारी नहीं है 19 के लिए, क्योंकि हम सरकार बनाने में 15 साल के बाद मध्य प्रदेश सरकार बनाएंगे। कांग्रेस की स्थिति बाजू यहाँ पर होती थी, अप डाउन होता था राजस्थान में अब की बार कांग्रेस जो बढ़ी है वो बहुत कोई उत्साहवर्धक चीज नहीं है उनके पास। हमारे जो कुछ निगेटिव वोट जो नरेंद्र भाई मोदी के पक्ष में सिर्फ एक इशू पर वो लोग विरोध करने के बाद हमारी स्थिति गई है, लेकिन वो अभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, नरेंद्र भाई मोदी के पक्ष में है। हाँ, ये बात छत्तीसगढ़ में स्थिति है, जो छत्तीसगढ़ में इतना काम करने के बाद कौन सी ऐसी परिस्थिति आई जो इतना सीट हमको कम है, ये हमको सोचने की बात है। और उस पर जरूर हमारी संगठन हमारा विचार करेगा और वहाँ की परिस्थिति भी सुधरेगी। ये हमारे लिए एक लेसन है, जो कमी हमारी है हम 19 में उसको सुधार करेंगे और लगभग अगली सरकार हमारी क्लियर है कि हम दिखाई दे रहे कि बनेंगे हम। राजेश बादल जी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, गोपाल जी आप बने रहिएगा। इसलिए हमारे लिए कोई उत्साह होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा उत्साह में कांग्रेस को आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आप नसीहत भी दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत। गोपाल जी, आता हूं मैं आपके पास। राजेश जी, राजस्थान में कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा मुख्यमंत्री का, इसका ऐलान ना करना, क्या आपको लगता है कि जो स्थितियां अभी नजर आ रही है राजस्थान में कांग्रेस को जो बढ़त दिख रही है, एक इसके पीछे की वजह यह भी है?
देखिए, अपवाद के तौर पर अगर आप पंजाब छोड़ दें तो कांग्रेस की ये परंपरा रही है कि उसने कभी भी मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा कभी भी घोषित नहीं किया। सर, उत्तर प्रदेश में कहा था कि शीला दीक्षित चुनाव जीतेंगी अगर तो वो मुख्यमंत्री बनेंगी विधानसभा चुनाव। मेरा ख्याल है कि बहुत अनमने पर शुरुआती तौर में शुरुआती तौर में था, बाद में वो भी नहीं था। ठीक है। तो दूसरी चीज ये है कि अगर इस तरह का परंपरा ये रही है अगर उनकी, तो वो परंपरा से हटने का जो उन्होंने संकोच बरता है वो मध्य प्रदेश में उसका नुकसान भी हुआ है। अगर पंजाब में फायदा हुआ था तो मध्य प्रदेश में उसका नुकसान इसलिए हुआ। लेकिन क्या राजस्थान में फायदा हुआ है? राजस्थान में निश्चित रूप से फायदा हुआ है। अशोक गहलोत जोधपुर से आते हैं, मारवाड़ का पूरा इलाका है और अशोक गहलोत की निश्चित रूप से पॉपुलैरिटी है। सचिन पायलट का गुर्जर वोट बैंक वो सुरक्षित रहा और एक तरह से उनके बीच में एक अंदरूनी तालमेल जो था वो मुझे नजर आया। अब जो बात हम लोग अभी कर रहे थे कि अगर हम 2019 की बात करें तो राजस्थान से एक अगर देखा जाए तो अखिल भारतीय नेता कौन है पार्टी के पास? सिर्फ अशोक गहलोत। सर, सचिन पायलट क्यों नहीं? मुझे याद है 2010 में जयपुर के ही चिंतन शिविर में राहुल गांधी ने उपाध्यक्ष के तौर पर कहा था कि युवाओं को मौका देंगे हम संगठन के स्तर पर, पार्टी के स्तर पर। 8 साल बाद सचिन पायलट को वो मौका क्यों ना मिले, तो पूछेंगे कांग्रेस। लेकिन मुझे लगता है कि जो अनुभव अशोक गहलोत के पास में है लगातार कांग्रेस अध्यक्षों, 3 कांग्रेस अध्यक्षों के साथ काम करने का, वो सचिन पायलट के साथ नहीं है। दूसरा, सचिन की राष्ट्रीय पारी उन्होंने एक मंत्री के रूप में देखी है, उन्होंने ठीक ठाक काम किया है। लेकिन जिस तरह से राजस्थान में उन्होंने 2 साल तक जमीन बोई, फसल बोई है अपने संपर्कों की, अपनी मेहनत की, अपने उम्मीदवारों की, अपने लोगों की, वो अब उनको राजस्थान पर केंद्रित करना, ये कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक प्राथमिकता होनी चाहिए। अशोक गहलोत और कमलनाथ को तो उनको केंद्र में लाना ही होगा। संतोष भारतीय, क्या आंतरिक कलह की गुंजाइश संगठन के स्तर पर अभी दिखती है कांग्रेस पार्टी में, या इतना अनुशासन अब आ गया है कि कोई भी चेहरा होगा किसी भी तरीके की सिर्फ डबल नहीं दिखेगी? यही कांग्रेस के लिए जो कुछ चुनौतियां ये चुनाव बता गया है, उनमें एक चुनौती ये भी है, कांग्रेस ने संगठित होकर किसी राज्य में चुनाव नहीं लड़ा, किसी राज्य में। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि न गुजरात में, न छत्तीसगढ़ में, न मध्य प्रदेश में और न राजस्थान में कांग्रेस पार्टी नहीं जीती है। कांग्रेस पार्टी को हथियार बनाया है वहां की जनता ने अपने गुस्से को साबित करने का। लेकिन ये तो होता ही है आप संतोष जी, जहां पर 2 पार्टियों के बीच में लड़ाई होती है जिन राज्यों में, वहां पर विकल्प के तौर पर जब दूसरा ही है तो नतीजा वही आएगा। नहीं, लेकिन सवाल ये नहीं कि जनता क्यों हथियार बनाएगी उनको। हाँ। अगर मान लीजिए जनता, ये तो राजस्थान में हर 5 साल में होता था। आप सही कह रहे हैं, लेकिन राजस्थान की स्थिति जो पहले होती थी और आज की स्थिति, जो माहौल था वहाँ का, जो हम लोगों ने आंख से देखा, वो दूसरा माहौल था। वो माहौल नहीं था जो आज इस बार एक, अगली बार एक। वसुंधरा जी के खिलाफ उनकी पार्टी में, किसानों में, नौजवानों में इतना गुस्सा था जो हम लोग आंख से देख के आए थे जी। और इसीलिए जब भारतीय जनता पार्टी के लोग दावे कर रहे थे तो हम मनी मन हंसते थे। अच्छा देखिए, हम तीनों दोस्त हैं जी, या बाकी पत्रकार जी, जिन्होंने देख के लिखा, उनका आकलन आप कैसे करेंगे? आज तो हर आदमी जीत के साथ है, ठीक है। आकलन इससे होता है कि उसने पहले क्या कमेंट किया, पहले क्या लिखा, बिल्कुल उसके आधार पर मैं कहता हूं कि हमने जो आंख से देखा वो हमने लिखा। और आज भी आपको मैं बताता हूं कि छत्तीसगढ़ की हार मध्य प्रदेश के या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए या राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। ठीक है, गोपाल जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, थोड़ा उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। गोपाल जी, सुना आपने वरिष्ठ पत्रकार संतोष भारतीय जी को, जो कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो जीत है वो दरअसल में कांग्रेस की जीत नहीं है, बीजेपी के लिए जो नाराजगी थी मतदाताओं की वो दिखी है विकल्प के तौर पर सिर्फ कांग्रेस पार्टी। आप सहमत हैं अपनी इस हार की आधार पर, विकल्प पर? गोपाल जी, ये मैं पहले ही बताया हूं कि भारतीय जनता पार्टी से जो नाराज थे लोग, वो कांग्रेस को निगेटिव वोट दे के किए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति से नाराज थे, हमारे पार्टी से नाराज लोग नहीं है। और इसका स्पष्ट सामने आ जाएगा। वहां का नारा भी देखिएगा, नरेंद्र भाई मोदी के पक्ष में नारा होते थे और किसी के बारे विरोध में नारा होते थे। इसलिए हम इसको निगेटिव, कांग्रेस को बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। ये हमारे लिए सब कोई हमारा हमेशा राजस्थान में गोपाल जी, आपको नहीं लगता कि इस दलील के साथ, इस दलील के साथ, इस तर्क के साथ आप अपनी हार को जस्टिफाई कर सकते हैं? हार तो हार है सर, अब आप सत्ता में नहीं है राजस्थान में, जो हार को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं मैं। हार तो सामने हार हो गई,
लेकिन जो कमी बेसी नहीं, देखिए रुझान से रुझान ही बता रहा हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं, सामने दिखाई दे रहा है, उसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। बाबा मेरे सुनिए, हमारे 12-13 राज्य तो हमारे साथ आए भी थे, तो उसमें कौन बड़ी बात है। राजनीति में तो थोड़ा बहुत आता है, लेकिन कांग्रेस इतना उत्साहित हो रही है उसकी आवश्यकता नहीं है। संतोष जी, मैं आता हूं, राजस्थान में तो 100-150 गोपाल जी वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल हमारे साथ है। अभिलाष खांडेकर जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनिएगा जरा। ठीक है गोपाल जी सुनिएगा। नहीं गोपाल जी, छोटी सी बात है कि मिजोरम में आपको 1 सीट आती है, 2 सीट आती है, यदि आप नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी सी एंट्री कर देते तो आप उसको बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। लेकिन राजस्थान जैसा बड़ा राज्य, छत्तीसगढ़ जहां पर 15 साल तक आपको किसी भी तरीके की कोई चुनौती नहीं, वो आपके हाथ से निकल जाता है। कोई छोटी मोटी घटना है राजनीतिक रूप से? गोपाल जी, छत्तीसगढ़ में तो विपक्ष का कोई मजबूत चेहरा तक नहीं था, वहां सबसे करारी हार है आपकी। छत्तीसगढ़ का तो मैं मानता हूं, छत्तीसगढ़ को देखिए, छत्तीसगढ़ को मैं मानता हूं, वहां कोई बड़ी चूक हो नहीं भाई, मैं उसको मानता हूं करारी हार है, और उसके लिए कहां कमी हो बेसी उसको सर्वे होगा। लेकिन राजस्थान में हमारी करारी हार नहीं है। हमारे कुछ लोग नाराज थे, हमारे पक्षधर नाराज थे, उन्होंने जाति के नाम पर चले गए। करारी हार नाम ही नहीं बोला मैंने, तो इसके लिए तो आगे करें। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि आपके हाथ से 2 राज्य चले गए, आपके हाथ से 2 राज्य चले गए। जब आप बाकी राज्य गिनाते हो, 1-2 सीटें गिनाते हो नॉर्थ ईस्ट की, 2 राज्य हिंदी भाषी आपके हाथ से चले गए, तो आपको देखना पड़ेगा ना कि क्या स्थिति बन रही है। तो आप कैसे कह सकते हो कि कांग्रेस का रिसर्जेंस नहीं है? देखिए जाइए नॉर्थ ईस्ट की परिस्थिति को आप यहाँ नहीं ला सकते ना। बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में हमारा कहीं कोई पकड़ नहीं था। जब वहां हम 1-2 सीट लाते हैं तो उसको हम 2004 के लोकसभा चुनाव में अरुणाचल प्रदेश में दोनों सांसद बीजेपी के थे। यहाँ पर थोड़ा बहुत लेके अगर ऊंचा नीचा होता है, तापिर गांव और किरण रिजिजू। ठीक है संतोष जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? वहां मैं आता हूं गोपाल जी आपके पास। तो पार्टी देखिए संतोष भारतीय जी भी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। संतोष जी, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, इनसे मेरी तरफ से पूछिए कि इसके पहले वाले वक्तव्य में गोपाल जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी, नाम लिया इन्होंने, नरेंद्र मोदी जी के कुछ मुद्दों के ऊपर लोग नाराज थे। मैं जानना चाह रहा हूं कि वो कौन से मुद्दे थे। एक मुद्दा का वो एक कौन सा मुद्दा है जिससे लोग मध्य प्रदेश के नाराज? नरेंद्र मोदी के नाम पर शायद वसुंधरा राजे कहना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी से नाराज नहीं थे। किन से नाराज थे? लोगों से नाराज थे। किन से नाराज थे गोपाल जी, एक बार अब तो बता दीजिए। से नाराज थे। नरेंद्र भाई मोदी का नाम भी लगते हैं। मैं समझूं कि आप वसुंधरा राजे का नाम ले रहे हैं? भाई राजस्थान के नेता, राजस्थान में जो नेता हमारे हैं उनसे नाराज थे लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ किससे नाराज थे? मध्य प्रदेश में किससे नाराज? तो हमारे और गोपाल जी, संगठन के नेता मध्य प्रदेश में किससे नाराजगी? और सब लोग मिलजुल कर नाराज थे। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश की नाराजगी की सूची। मध्य प्रदेश से नाराज नहीं, मध्य प्रदेश में नाराजगी कांग्रेस ने वहां, सुनिए, वहां कांग्रेस ने मुसलमानों के बारे में स्पष्ट, उनके अध्यक्ष भी थे कमलनाथ, बोले थे कि 90% अगर वोट करेगा तो हम जीतेंगे। इससे ज्यादा क्या हो सकता है? वो धर्म और जाति को लेकर राजनीति को और पब्लिक को बनाने की कोशिश किया मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए गोपाल जी, कई सवाल हैं जिनको समझने की कोशिश आपसे करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप ईमानदारी के साथ जवाब भी देंगे। जैसे आप राजस्थान में कह रहे हैं कि मौजूदा नेतृत्व से नाराजगी थी, जिसकी झलक देखने को मिल रही। तो सत्ता का सेमीफाइनल लगातार जारी है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से अलग अलग राज्यों के रुझान सामने आ रहे हैं वो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त आप देख सकते हैं। लेकिन मामला सिर्फ सीटों तक सीमित नहीं है, समझना यह भी जरूरी है कि वोट शेयर किस तरीके का है। और यह समझने के लिए अपने सहयोगी पुर्णेंदु का रुख करते हैं। पुर्णेंदु, सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां पर मुकाबला बहुत कड़ा है। किस तरीके का वोट शेयर कांग्रेस और बीजेपी का? ठीक है, मध्य प्रदेश में ना सिर्फ सीटों में मुकाबला कड़ा है बल्कि वोट का भी मुकाबला बहुत कड़ा है। 1% से भी कम का मार्जिन है। बीजेपी का जो फिलहाल वोट शेयर है वो 41.4 है और कांग्रेस का 41.1, मतलब कि 0.3 का अंतर है दोनों के वोट शेयर, वोट फीसदी में। इसका मतलब यह कि क्या किसी बड़े बदलाव की संभावना अभी भी नजर आती है, तब जबकि 25 से ज्यादा सीटों का अंतर आ चुका है? पुर्णेंदु, देखिए अनुराग, क्या है कि अभी जो सुबह से अभी तक तस्वीर मध्य प्रदेश की इसलिए नहीं साफ हो पा रही है कि
लगभग 20 सीटें ऐसी जिन पे मार्जिन बहुत कम है, कभी कोई आगे जाता, कभी कोई पीछे जाता है। कभी कांग्रेस 112 पहुंचती है, बीजेपी 108 आती है, कभी बीजेपी 112 पहुंचती है, कांग्रेस 108 पे आ जाती है। वो मार्जिन जो है वो चूंकि 0.3% का अंतर है, तो इसलिए वो उसको क्लियर होने में थोड़ा अभी वक्त लगेगा। और अगर राजस्थान को आपसे समझने की कोशिश करें तो राजस्थान में किस तरीके का वोट शेयर है? देखिए, राजस्थान में कांग्रेस फिलहाल जो है एक आराम की स्थिति में आ गई। जो अभी सचिन पायलट चिंता जता रहे थे कि हम दूसरे विधायकों के संपर्क में हैं, लग रहा है राजस्थान के मतदाताओं ने उनकी चिंता को सुना या जो ईवीएम में कैद हुई चीजें हैं। अब कांग्रेस फिलहाल जो है कांग्रेस का वोट शेयर बीजेपी से भी 1% का अंतर है। कांग्रेस 39.2% है और बीजेपी 38.6% है, मतलब 1% से अंतर कम है, लेकिन 0.6 का यहाँ अंतर है और कांग्रेस जो सीटों में 100 के आंकड़े को पार कर गई है। बिल्कुल, लेकिन राजेश सर, जैसा अभी पुर्णेंदु बता रहे हैं कि देखिए साहब, मध्य प्रदेश में तो 0.3% का वोट शेयर का अंतर है, राजस्थान में 1% से कम का अंतर है। क्या वाकई ये बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी है सर? देखिए, अगर आप वोट प्रतिशत देखें तो ये तो तय है कि जैसे, क्योंकि तीसरी ताकत तो कोई मध्य प्रदेश में है नहीं जी। दोनों ही बड़ी ताकतें हैं, दोनों ही बड़े दलों का एक अपना, हर चुनाव में सीटों का अंतर चाहे जितना कम ज्यादा हो जाए, लेकिन एक निश्चित वोट प्रतिशत तो दोनों का रहता ही है। तो इस बार जो आप एंटी इनकम्बेंसी ना कहें उसको, वो जो बीजेपी के लिए है वो दूसरे कुछ आधार और भी है जी। जैसे 15 साल से वो लगातार सत्ता में थे, इसका अर्थ सिर्फ ये नहीं था, व्यापम का एक मसला था जो लोगों के दिमागों को मथ रहा था। लेकिन अगर हम राजस्थान में 2013 में देखें, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, 2013 में कांग्रेस को 33% से थोड़ा ज्यादा वोट मिला था। राजस्थान में तो 12% और भाजपा को 46%, बड़ा अंतर था। इस बार जो अंतर है राजस्थान में, जैसा पुर्णेंदु बता रहे हैं, वो 1% से कम का है। और इस वक्त हम 2:30 बजे के बाद चर्चा कर रहे हैं और चीजों को समझने की कोशिश करें। क्या वाकई बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल रही राजस्थान? कम आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तो चेतावनी है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2013 के चुनाव में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तब मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर दिया गया था। तो जो वो अतिरिक्त उस प्रोजेक्शन के कारण जिस तरह से उन्होंने कैंपेन किया था, वो जो एक लहर के तौर पे आया था, वो 4-5% वोट जो शिफ्ट हुआ था वो वापस लौट गया है। यानी अब कहीं ना कहीं दोनों 1-1.5% के अंतर पर जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का परंपरागत अंतर है, उसी पर आकर खड़े हुए। अभिलाष सर, राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश का भी, जिसका अभी जिक्र किया पुर्णेंदु ने, बताया कि 0.3% का अंतर है मध्य प्रदेश में, जबकि 2013 में ये 8% से ज्यादा का अंतर था अगर हम कांग्रेस और बीजेपी के बीच में तुलना करें। बहुत अच्छी बात वोट शेयर के बाद भी लगता है कि बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा। देखिए, ये दो बातें हम इसमें भूल रहे हैं कि ये जो वोट शेयर का इशू जो आ रहा है 2013 और 18 के बीच का, इस बार आम आदमी पार्टी ने लगभग 230 सीट पर चुनाव लड़ा है। वो उनकी बहुत सारे कैंडिडेट जमानत बचा पाए नहीं बचा पाए मालूम नहीं है, लेकिन साथ में सपाक्स भी है, साथ में समाजवादी पार्टी ने कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज लड़ी है, कुछ बसपा ने लड़ी है। तो इनके कैंडिडेट्स जीतते हैं या नहीं जीतते अलग बात है, लेकिन वो निश्चित रूप से एक परसेंटेज ऑफ वोट काटेंगे, जो इम्पैक्ट करेगा कांग्रेस पे भी और बीजेपी पे। और इसीलिए इस तरीके का निर्णय दिख रहा है, जो बड़ी क्लोज फाइट दिख रही है, वो इसलिए दिख रही है कि इनके कैंडिडेट्स ने भी कहीं ना कहीं जाकर वोट की सेंधमारी करी है मध्य प्रदेश। ठीक है, लेकिन संतोष भारतीय सर, 38% लगभग दोनों का राजस्थान में, 41% लगभग दोनों का मध्य प्रदेश में। क्या वाकई बीजेपी के पास आत्मचिंतन करने के लिए बहुत सारे मुद्दे होंगे? आप खुद सवाल कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। नहीं, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, अगर 0.3% का अंतर है, सीटों को हम भूल जाएं, तो मतदाता तो बहुत ज्यादा नाराज नहीं है सर, इसका मतलब? अगर मैं आपको समझाऊं तो इस तरीके से समझाऊं, कांग्रेस कहां थी और इसको, उसका ये जो वोट बढ़ा है जो इस अंतर के ऊपर आया है, ठीक है, वो क्या कह रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज जिसको मैं बहुत साफ साफ देख रहा हूं, वोटों के अंतर में भी और विश्लेषण में भी, और जो आपके शब्द से मैं थोड़ी असहमति जाहिर करता हूं, क्योंकि जो इनकम्बेंसी जो वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं, एंटी इनकम्बेंसी, ये बहुत हल्का शब्द है, क्योंकि ये प्रशासनिक तरीके से लोग नाराज होते हैं तब उसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। यहाँ प्रशासनिक तरीके से लोग नाराज नहीं थे, जो हमने देखा जी। हमने ये देखा कि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में लोग मुद्दों को लेकर नाराज थे, और वो मुद्दे वो थे जिनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने राज्यों में भी और केंद्र में भी वादे किए थे, जिसमें फिर मैं कह रहा हूँ किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा था। किसान बुरी तरह नाराज है। अब कांग्रेस की अपनी गलती की वजह से उसको उस गुस्से का पूरा फायदा नहीं मिला, तो इसको हम आंख से देखने वाले लोग कुछ नहीं कह सकते। पर जब आप विश्लेषण कहते हैं तो मैं कहता हूं ये गुस्सा था
उन चीज़ों को लेके, जिन चीज़ों को लोगों ने अपने को अपमानित और धोखा देते हुए भारतीय जनता पार्टी को पाया या उससे अपमानित महसूस किया। ठीक है, अभिलाष सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा था कि यदि मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, कल ही भोपाल इंदौर से लौटा हूं, यदि किसानों की नाराजगी इतनी ज्यादा होती तो मुझे नहीं लगता कि 110 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी को मिल पाती। निश्चित रूप से उनके सीटों में कमी आई है, करीब 50 से 60 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को। शिवराज सिंह सरकार को जिस तरीके से शिवराज सिंह ने अपना पूरा कैंपेन किसानों और बाकी वेलफेयर स्कीम्स के आसपास बुना था, 55 सीटें कम है पिछली बार, 55 सीटें कम है। तो ऐसी स्थिति में दोनों चीजें सामने आ रही है कि लोग नाराज थे, लोग सरकार बदलना चाहते थे, लेकिन उसने कांग्रेस की जो ताकत थी उसमें कुछ कमी पड़ गई। साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के बारे में जितनी नफरत या नाराजगी या उनको बाहर करने की वो थी, उतना भी वैसा नहीं है। कई सारी वोट बैंक्स उनके आज भी हैं और उसके कारण आज 110 सीटें उनकी दिख रही है और वो लगभग सरकार बनाने में, अब जो 15 साल वाली सरकार है वो यदि एक झटके में बाहर हो जाती जैसे राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में होगी तो मान सकते थे। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के यूनिट्स में, उनके अप्रोच में, उनकी लीडरशिप में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अंतर है। ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अंतर राजेश सर आपको भी नजर आता है? कम से कम कार्यकर्ता जो एक बेस वोटर है उसके लिहाज से वहां पर आप 18 पर सिमट जाते हैं और यहाँ पे 110 पर अभी भी हैं। इसलिए कि मध्य प्रदेश, देखिए मैं कई दफे आपका जो उस राज्य का अतीत जो है ना, वो आपको वर्तमान की समीकरण स्पष्ट कर देता है। मध्य प्रदेश में इसलिए कि नागपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय है, ठीक है, और एक जमाने में मध्य प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा सीपीएन बरार जब होता था तो नागपुर जिसकी राजधानी होता था, तब मध्य प्रदेश का हिस्सा उसमें शामिल था। इस नाते जनसंघ जब बना था तब भी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी तब भी। तो जो भारतीय जनता पार्टी की जितनी जड़ें मध्य प्रदेश में गहरी हैं उतनी और किसी राज्य में उस तरह से नहीं है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी नहीं है। सर एक तर्क ये भी दिया जाता है कि वनवासी कल्याण परिषद का जिस तरीके का काम मध्य प्रदेश में है, ऐसा काम बाकी राज्यों में नहीं दिखता। अपेक्षाकृत उत्तर प्रदेश, वनवासी कल्याण आश्रम का तो छत्तीसगढ़ में ज्यादा है। क्या कारण है कि छत्तीसगढ़ में उसका प्रभाव उतना नहीं दिखता और मध्य प्रदेश में अभी भी अपेक्षाकृत उतनी शर्मनाक हार बीजेपी की नहीं नजर आती? नहीं, छत्तीसगढ़ में तो अगर आप बीजेपी की शर्मनाक हार के कारण देखेंगे, हाँ, अगर वो हार आप देखेंगे तो उसके दूसरे कारण है। अगर आप थोड़ा सा छत्तीसगढ़ का इलाकाई एनालिसिस करें तो देखिए छत्तीसगढ़ में जो बस्तर वाला जो इलाका है और जो 18 सीटें हैं वहां की, वो हमेशा से कांग्रेस के लिए अच्छी रही हैं। बिल्कुल। एक दूसरी चीज, पिछले चुनाव में क्या हुआ था कि अरविंद नेताम और सोहन पोटाई दो बड़े नेता हैं। अरविंद नेताम तो राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी चेहरे के रूप में जाने जाते हैं, तो वापस वो अब कांग्रेस में थे। तो आदिवासी नेताओं पर जो जिस तरह से ये हुआ था कि भाई उनके बीच का कोई लीडर नहीं है, तो वो वापस लीडरशिप मिली। अब आप इधर आ जाएं, जहां बिलासपुर सरगुजा तरफ आ जाएं, यहां पर पिछली बार जो सतनामी संप्रदाय है जिसके गुरु आध्यात्मिक गुरु बालक दास हैं, वो पिछली बार रमन सिंह के साथ खुलकर उन्होंने बीजेपी के लिए कैंपेन में साथ दिया था और प्रचार भी किया था। इस बार वो खुलकर कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे। तो जो ये दो बड़े भाई, मैं एक बात जो अनुराग भाई ने कही ना, वो मैं आपसे वो करना चाह रहा हूँ कि आप भी छत्तीसगढ़ को जानते हो, मध्य प्रदेश को जानते हो। वनवासी कल्याण परिषद नाम की जो संस्था है जो वनवासियों अर्थात आदिवासियों में काम करता है, ट्राइबल वोटर के लिए बड़ी मदद कर रही है बीजेपी। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुषंगिक संगठन है और उसका हेडक्वार्टर चांपा में है और वहां पर उसके आसपास ही बहुजन समाज पार्टी की बहुत वो बहुतायत वो हो रही है। तो अब ट्राइबल और इनका जो संघ ने जितना सपोर्ट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, वो किया है या नहीं किया है, जो 93 से अब तक दिख रहा था, 93 के बाद से वनवासी कल्याण आश्रम का जो है वो मुख्य उस बेल्ट में सबसे बड़ा जो मूल आधार था वो था दिलीप सिंह जूदेव जी, जिन्होंने अपने तरीके से धर्मांतरण का भी एक प्रक्रिया उन्होंने चलाई थी और कई साल तक वो आंदोलन में लगे रहे। तो वो दिलीप सिंह जूदेव जाने के बाद वो आंदोलन और उन आश्रमों का जो समन्वित कार्यक्रम है वो एक तरह से बिखर गया है। ठीक है, अब उनके जो बेटे हैं उनकी रमन सिंह से बनती नहीं है, दोनों के बीच में गहरा मतभेद है जी।